रात में एक घर की छत पर दो युवा लोग चुपचाप बाहर बैठे थे। लड़की ने डिजाइन वाली पजामा पहनी हुई थी और कंबल में लिपटी हुई थी, जबकि लड़का हुडी पहने शांति से एक तरफ देख रहा था। ठंडी हवा को अपनी त्वचा पर महसूस करके लड़की अंदर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़के ने उसे रोक लिया और कहा कि वह खुद उसे गर्म कर देगा। उसने उसे अपनी तरफ खींचा और कंबल में अपने साथ लपेट लिया और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अब वह भाग नहीं सकती। इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, लड़का झुका और उसके होठों को चूम लिया। लड़की सन्न रह गई। उसने उसे पूरी तरह कंबल में ढक लिया, लेकिन कम से कम अब उसे ठंड नहीं लग रही थी। वह उस पल में खुद को छोड़ देती है जब अचानक वह उसे धक्का देती है। शर्माते हुए चिल्लाती है। उसके सामने खड़ा लड़का एक मशहूर संगठन न्यू एरा मिलेनियम के लीडर का बेटा था और किस्मत के अजीब मोड़ से वह उसी घर में उसके साथ रहती थी। नाह शुरू से उस घर में नहीं रहती थी। यह सब नए स्कूल सेमेस्टर से एक हफ्ता पहले हुआ था। दोस्तों के साथ बाहर जाते समय नेनाह अपने माता पिता के कैफे की ओर जा रही थी, यह कहते हुए कि ड्रिंक्स उसकी तरफ से होंगी। वह इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थी कि कैफे की दूसरी मंजिल की मरम्मत पूरी हो गई होगी और उसे लगता था कि जगह पहले से ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कैफे बंद था। उसे यह अजीब लगा क्योंकि कैफे इतनी जल्दी बंद नहीं होना चाहिए था। उसने अपना फोन निकाला और अपनी मां को कॉल किया, यह जानने के लिए कि वह जल्दी क्यों चली गई। लेकिन उसे पता चला कि उसकी मां उसके पिता के साथ पुलिस स्टेशन में थी। नाह हैरान रह गई। उसकी मां से उसे पता चला कि उनके साथ उसके चाचा ने धोखा किया था, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के रेसिडेंट के साथ मिला हुआ था और कैफे की दूसरी मंजिल के काम के लिए रखे पैसे लेकर भाग गया था। इस घटना के बीच उसकी मां ने सस्ते अपार्टमेंट ढूंढे जहां उसकी बेटी रह सके, लेकिन सबसे नजदीकी जगह स्कूल से 5 घंटे दूर थी। हालांकि चाचा का घर खाली था, इसलिए मां ने नाह को वहां अस्थायी रूप से रहने को कहा क्योंकि वह स्कूल के ज्यादा पास था। उसके माता पिता उसके बैग वहां ले गए और उससे कहा कि फिलहाल वहीं रहे और उन्होंने कहा कि वे स्कैम करने वालों को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और उन्हें उस पर भरोसा है कि वह खुद संभाल सकती है। पूरी तरह यह समझे बिना कि क्या हो रहा है, वह खुद को उस चाचा के घर में अकेले रहते हुए पाती है जो भाग चुका था। अंदर जाते ही उसने देखा कि घर बहुत खराब हालत में था, गंदा और छोड़ी हुई चीजों से भरा हुआ। वह इधर उधर देखती है, हालात को स्वीकार करने की कोशिश करती है और सोचती है कि क्या यह सब सच है, मजाक था। इससे पहले कि वह समझ पाती कि क्या हो रहा है, वह वहां स्थायी रूप से रहने लगी थी। फ्रिज खोलते ही उसने देखा कि खाने के लिए बहुत कम सामान था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाए। उस घर में ठीक करने के लिए बहुत कुछ था और जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उस जगह की हालत बताने के लिए बहुत कुछ कहना भी कम होगा। फिर भी उसने खुद को ढालने की कोशिश की, आगे बढ़ने का फैसला किया और नए सिरे से शुरुआत का सामना करने के इरादे से घर से निकल पड़ी। ट्रेन स्टेशन पर लड़की ने सोचा कि वह अपने परिवार की मदद के लिए क्या कर सकती है और उसे लगा कि सबसे अच्छा यही होगा कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसे यह भी बुरा लगा कि स्कूल जाने के लिए उसके पास कोई दोस्त नहीं था और उसने चाहा कि कम से कम आसपास कोई जाना पहचाना इंसान हो। जैसे ही उसने अपने शरीर को स्ट्रेच किया, एक लड़का तेजी से उसके पास से गुजरा और स्टेशन के अंदर चला गया। उसने वही स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। लड़की ने उसे कुछ पल देखा और तब सन्न रह गई जब उसे पता चला कि ट्रेन पहले ही चल चुकी है। ट्रेन के अंदर नाह ने आखिरकार उस लड़के को ढूंढ लिया जिसे उसने पहले देखा था। बिना जाने वह उसके पास खड़ी हो गई और चुपचाप देखने लगी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा कि वह लड़का बेहद हैंडसम है। वह समझने की कोशिश करने लगी कि वह क्या महसूस कर रही है, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग उस पर हावी हो गई। यह कुछ वैसा था जैसे कोई पल इतना गहरा हो कि उसे समझ पाना मुश्किल हो। उसने सोचा कि शायद कई सालों बाद वह इस पल को एक दूर की याद की तरह याद करेगी, ऐसी याद जो जिंदगी के आखिरी दौर में पोते पोतियों को सुनाई जाती है।
जो महसूस कर रही थी उससे अब भी कंफ्यूज होकर उसने तय किया कि वह उससे बात करने का मौका गंवाना नहीं चाहती। यह सोचकर उसने लड़के के कंधे को छुआ और पूछा कि क्या उसे गमी कैंडी पसंद है, यह मानते हुए कि स्नैक्स लोगों के करीब आने का अच्छा तरीका होते हैं। लड़का हैरान होकर मुड़ा और ठीक से समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी में ऐसा किया था और वह शर्मिंदा हो गई, यह सोचकर कि शायद उसने उसकी मौजूदगी भी नोटिस नहीं की थी। क्या करे समझ न आने पर उसने जल्दी से समझाया कि वह बस उसी स्कूल के किसी को देखकर एक्साइटेड हो गई थी। लड़के ने शांति से जवाब दिया, उसका धन्यवाद किया और कहा कि उसे भी वैसी कैंडी पसंद है ना। उस लड़के से काफी इम्प्रेस हो गई, वह सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि दयालु भी था और उसने सोचा कि उसके माता पिता ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे से की होगी। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती रही दोनों के बीच बातचीत हल्के अंदाज में चलती रही। उसे पता चला कि वह लड़का भी उसी की तरह थर्ड ईयर में था और उसने खुशी से कहा कि उसने पहले ही सोच लिया था कि वे दोनों एक ही उम्र के होंगे। नाह ने उसकी बात सुनी। नाह ने मौका देखकर उससे पूछा कि क्या वह आमतौर पर किसी दोस्त के साथ स्कूल जाता है, लेकिन उसने जवाब दिया कि नहीं। यह सुनकर उसने पूछा कि क्या वह उसके साथ चल सकती है, यह बताते हुए कि उसे अकेले जाना थकाने वाला लगता है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने हामी भर दी और कहा कि उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके छोटे छोटे जवाबों के बावजूद उसे नहीं लगा कि वह रूखा है। उसने सोचा शायद वह बस शर्मीला है और धीरे धीरे करीब आना बेहतर होगा। यह समझते हुए कि उन्होंने अभी तक एक दूसरे का परिचय नहीं दिया था, उसने बातचीत दोबारा शुरू करने का फैसला किया। उसने अपना नाम नेनाह बताया और उससे उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा कि उसका नाम कैल्ब है। उसका नाम सुनते ही उसे लगा कि यह नाम जाना पहचाना सा है और एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा अजीब भी है, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद इसका कोई धार्मिक मतलब होगा। कैल्ब कुछ सेकंड तक चुप रहा, जिससे वह हिचकिचाते हुए पूछ बैठी कि क्या उसके माता पिता कैथोलिक हैं। उसने उसे थोड़ी गंभीरता से देखा और पूछा कि वह ऐसा क्यों सोच रही है। नाह घबरा गई, उसे समझ नहीं आया कि क्या उसने कुछ गलत कह दिया है और वह सोचने लगी कि कहीं उसने उसे बुरा तो नहीं लगा दिया। क्या करे समझ न आने पर उसने जल्दी से माफी मांगी और कहा कि उसका कोई गलत इरादा नहीं था। माहौल को असहज महसूस करके उसने बात बदलने का फैसला किया और डिब्बे में लगे एक पोस्टर की तरफ इशारा करते हुए उत्साह से उस पर टिप्पणी की। उसने कहा कि वह उनके स्कूल का मोट्टो है और पोस्टर पर लिखे शब्द शुरुआत भले ही साधारण लगे लेकिन भविष्य समृद्ध होगा, उसे हर बार देखने पर मोटिवेट करते हैं। उसे लगा कि यह लाइन सीनियर्स के लिए परफेक्ट है क्योंकि हर किसी को किसी न किसी तरह की प्रेरणा चाहिए होती है। लेकिन कैल्ब ने पूछा कि क्या उसे पता है कि ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं। तभी उसने बताया कि यह पंक्ति बुक ऑफ जॉब 8:07 से ली गई है और ये शब्द जॉब के एक दोस्त ने उसे ताना मारने के लिए कहे थे। यह सुनकर नेनाह को समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। उसे एहसास हुआ कि शायद उसने उस मैसेज को उसके असली मतलब से बिल्कुल अलग तरीके से समझ लिया था। स्कूल में नेनाह ने बाकी का दिन यही सोचते हुए बिताया कि क्या कैल्ब से बातचीत के दौरान वह बेवकूफ लग रही थी। उसके दोस्तों ने नोटिस किया कि वह उदास सी लग रही है और उत्सुकता से पूछा कि क्या कुछ हुआ है और क्या उसके चाचा का घर ठीक है। उसने जल्दी से समझाया कि समस्या घर की नहीं है। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि वह जगह दो लोगों के आराम से रहने के लिए काफी बड़ी है। उसके क्लासमेट्स को यह आइडिया दिलचस्प लगा और उन्होंने जल्द मिलने आने का वादा किया। नाह मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर उसे कुछ बातें याद आ गईं जिन्हें वह भूल जाना चाहती थी, जैसे वह आवाज, हॉलवे में कदमों की आवाज, छत से आने वाली अजीब आवाजें और दीवारों की जंग लगी हालत उसे याद आ गई। यह सुनकर उसके दोस्तों ने उसके चाचा के बारे में गुस्से से बातें की और कहा कि उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई अपने ही परिवार के साथ ऐसा धोखा कर सकता है। नाह ने पुष्टि करते हुए बताया कि उसने और उसके पार्टनर ने कम से कम 10 अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए एडवांस ले रखा था और कई लोगों को नुकसान पहुंचाया था। दूसरे पीड़ितों की तुलना में उसका
परिवार फिर भी कम प्रभावित हुआ था, लेकिन मामला इतना बड़ा था कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था और उसे ठीक से नहीं पता था कि कितने लोगों को ठगा गया था। दोस्तों से बात करते हुए उनमें से एक ने कहा कि भले ही लोग नाह के परिवार के साथ जो हुआ उसे जानते हों, लेकिन जल्द ही भूल जाएंगे क्योंकि किसी और के साथ इससे भी बड़ा मामला हुआ था। नाह ने पूछा कि कैल्ब के साथ क्या हुआ था। तभी क्लासमेट्स ने उसका ध्यान खिड़की की ओर खींचा और दूर क्षितिज पर खड़ी एक विशाल इमारत की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि वह इमारत न्यू एरा मिलेनियम नाम की एक संस्था की है, जिसे मिलेनियम प्रिपरेशन कमेटी भी कहा जाता है। वह कंस्ट्रक्शन एक ऐसे संप्रदाय से जुड़ा था जो मानता था कि वह बुक ऑफ रिवेलेशन में बताए गए मिलेनियल किंगडम के पुनर्जन्म की तैयारी कर रहा है। यह उस इलाके का सबसे बड़ा धार्मिक समूह था और इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वालों में से एक था। कैल्ब उसी संप्रदाय के नेता का बेटा था और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह उन्हीं के स्कूल में पढ़ता है, और उससे भी ज्यादा यह कि वह उसी क्लास में है। उलझन में पड़ी नेनाह ने पूछा कि वे उसी क्लास से क्या मतलब ले रहे हैं। एक क्लासमेट ने समझाया कि शायद उसने अभी अफवाहें नहीं सुनी होंगी क्योंकि वह उस इलाके की नहीं थी और अभी सभी छात्रों को नहीं जानती थी। जब एक स्टूडेंट ने कहा कि उसे उस संप्रदाय के बारे में कुछ भी सुनते ही सिहरन होने लगती है, तभी क्लासरूम का दरवाजा खुला। एक छात्र शांति से अंदर आया और पीछे की ओर चला गया, जिससे सबकी नजरें उसी पर टिक गई। नाह ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह वही लड़का था जो ट्रेन में था। जैसे ही वह गलियों के बीच से गुजरा, कुछ स्टूडेंट्स फुसफुसाने लगे। वे किसी ऐसे इंसान के साथ क्लास नहीं करना चाहते थे जो उस धार्मिक समूह से जुड़ा हो और उसी क्लास में रखे जाने की शिकायत करने लगे। कैल्ब नाह की डेस्क के पास से गुजरा और ठीक उसके पीछे बैठ गया। एक क्लासमेट ने धीमी आवाज में कहा कि वह उस संप्रदाय के नेता का बेटा है। नाह ने जवाब दिया कि वह जानती है। उसके लिए कैल्ब से दोबारा मिलना किसी आने वाले तूफान का संकेत लग रहा था। अगले दिन बाहर तेज बारिश हो रही थी। घर के अंदर नेनाह पूरे जोश से सफाई कर रही थी। उसने फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित किया था और नए पौधे लगाए थे। सधे हुए कमरे को देखते हुए उसने सोचा, वह जगह आखिरकार घर जैसी लगने लगी थी। उत्साहित होकर उसने खुद से कहा कि उसकी पढ़ाई खत्म होने में अब सिर्फ 1 साल बचा है और वह स्कूल का समय खत्म होने तक वहीं रहेगी। गुनगुनाते हुए ही दरवाजे की घंटी की आवाज पूरे घर में गूंज गई और वह पल टूट गया। उसे अजीब लगा क्योंकि वह किसी का इंतजार नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी वह दौड़कर दरवाजा खोलने गई। उसने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही उसने जोर से धक्का दिया, उसका चेहरा बाहर खड़े किसी व्यक्ति से टकरा गया। घबराकर उसने बार बार माफी मांगी और कहा कि वह ध्यान नहीं दे रही थी और ऐसा पहले भी हो चुका है। जब उसने आखिरकार नजर उठाकर देखा तो उसने पाया कि सामने खड़ा लड़का बारिश में भीगा हुआ था और उसके चेहरे का एक हिस्सा हुड से ढका हुआ था। एक पल बाद उसने उसे पहचान लिया। वह कैल्ब था। तभी नेनाह को 2 दिन पहले कहे अपने ही शब्द याद आए कि उसके परिवार के अलावा भी उसके चाचा की ठगी का शिकार और लोग थे। 10 घंटे पहले नेनाह अपने फोन पर एक धार्मिक भाषण देख रही थी। मिलेनियम के एडवेंटिस्ट चर्च का निर्देशक समझा रहा था कि इंसान को अपने नए भगवान की सुरक्षा से संतुष्ट रहना चाहिए। यह साफ था कि तथाकथित एडवेंटिस्ट चर्च ऑफ द मिलेनियम कैल्ब के पिता को यह नया भगवान मानता था, एक सर्वशक्तिमान सत्ता जो बुराई को खत्म कर सकती थी और पूरी मानवता पर शासन कर सकती थी। हालांकि कैल्ब कभी चर्च के प्रचार वीडियो में नहीं दिखता था, लेकिन उसे उस सुनहरे चेहरे वाले व्यक्ति का बेटा होने के कारण जाना जाता था। इसी वजह से कई लोग उसे सीधा उत्तराधिकारी मानते थे, ऐसा व्यक्ति जो समूह के ऊंचे पद पर था। नेनाह के लिए यह सब परेशान करने वाला था। उस पंथ के बारे में बात होते ही उसे सिहरन होती थी और यह सोचना भी मुश्किल था कि इतना शांत चेहरा रखने वाला इंसान किसी इतनी अंधेरी चीज से जुड़ा हो सकता है। नेनाह ने सोचा कि शायद वह इतनी ठंडे तरीके से जवाब देता था क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसके जीवन के बारे में सिर्फ बातें बना रहे हैं। इसके बावजूद उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उससे जुड़ा नहीं है।
कैल्ब जो भी हो या जो भी दर्शाता हो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने मन ही मन खुद से कहा कि उसे परवाह नहीं करनी चाहिए और उस जिज्ञासा और बेचैनी को दूर करने की कोशिश की जो उन बातों को याद करते समय उसे महसूस होती थी। उस सुबह नैना स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ रही थी जब उसने देखा कि कैल्ब एक बड़ा सूटकेस लेकर उसके पास से गुजर गया। बाद में क्लासरूम में कैल्ब ने सबका ध्यान खींच लिया जब उसने अपनी डेस्क के पास एक बड़ा सूटकेस रख दिया। सहपाठी कयास लगाने लगे। कुछ ने सोचा कि शायद उसका अपने माता पिता से झगड़ा हुआ है, जबकि कुछ ने सवाल उठाया कि क्या उसने घर छोड़ दिया है या हॉस्टल में रहने का इरादा है। जल्दी ही अफवाहें फैल गईं और कहा जाने लगा कि कैल्ब घर से भाग गया है। लंच के समय भी वही विषय था। नैना के सहपाठी कारण ढूंढने की कोशिश करते हुए उसी पर बात कर रहे थे। किसी ने कहा कि वजह परिवार से झगड़ा हो सकता है, लेकिन किसी और को याद आया कि वह हमेशा अपने माता पिता के साथ अच्छा रिश्ता रखता था। फिर और धारणाएं सामने आने लगीं। शायद पढ़ाई का तनाव, अकादमिक दबाव या फिर नए भगवान का बेटा होने की उम्मीदें। उन्होंने कहा कि वह हमेशा स्कूल के टॉप 5 छात्रों में रहा है और शायद लगातार दबाव ने उसे थका दिया है। इन सब अटकलों और फुसफुसाहटों के बावजूद किसी को सच नहीं पता था। नैना जिज्ञासु होने के बावजूद खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि यह उससे जुड़ा नहीं है, लेकिन उसके मन में एक नया विचार आ ही गया। शायद वजह यह थी कि कैल्ब वास्तव में उस पंथ का हिस्सा नहीं था। बातचीत लंबी होती चली गई और अटकलें और भी फैलने लगीं। अगर कैल्ब सच में खुद को उस पंथ से दूर करना चाहता तो वह इन अफवाहों को नकार देता। थोड़ी देर बाद एक सहपाठी ने नैना के ग्रुप के पास आकर बताया कि उसने टीचर से क्या सुना था। उसने कहा कि जिस शिक्षक की क्लास थी उसने खुद कैल्ब से इस बारे में बात की थी और उससे पूछा था कि क्या वह सच में घर से भाग गया है। सुनने में आया कि कैल्ब ने समझाया कि उसके माता पिता को उसके फैसले की जानकारी थी और कोई झगड़ा नहीं हुआ था। वह उनकी नज़रों के सामने सूटकेस लेकर घर से निकला था और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर शिक्षक परिवार की प्रतिक्रिया को लेकर डरे हुए थे तो उन्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता के पास बेटे के घर छोड़ने से ज्यादा जरूरी काम थे। यह जवाब शांत होने के बावजूद उसके आसपास के रहस्य को और बढ़ा गया। कोई भी यह नहीं जानता था कि वह सच बोल रहा है या कुछ छिपा रहा है। जो साफ था वह यह कि कैल्ब ने खुद ही दूरी बनाने का फैसला किया था और जल्दी वापस लौटने का उसका कोई इरादा नहीं था। कैल्ब और शिक्षक की बातचीत के बारे में सुनने के बाद नैना सोच में पड़ गई। बाद में क्लास खत्म होने पर बाहर बादल घिर आए और खिड़कियों पर बारिश की आवाज गूंजने लगी। जब सब लोग निकल रहे थे नैनाह ने खिड़की से बाहर देखा और सोचा कि क्या कैल्ब ठीक रहेगा और क्या इतनी तेज बारिश में उसके पास जाने के लिए कोई जगह होगी। वह उसे दूर से देख रही थी जो चुपचाप बैठा था, जैसे उसे कुछ भी असर नहीं कर रहा हो। उसने सोचा कि उसके मन में क्या चल रहा होगा। वह जानना चाहती थी कि क्या वह अपने फैसले से पीछे हटेगा और घर लौटेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने अपने फैसले को छोड़ने का मन बनाया हो। जब उसने अपना बैग खोला तो उसे एहसास हुआ कि वह टूटी हुई छतरी ले आई है और उसने सोचा कि यह अनहोनी बातों से निपटने का सही समय नहीं है। फिर उसने घर जाने का फैसला किया। मन में हल्की सी इच्छा थी कि वह अपने सहपाठी की मदद करे, हालांकि उसे खुद नहीं पता था कि ऐसा क्यों। वापस वर्तमान में नैनाह ने देखा कि कैल्ब उसके चाचा के घर के सामने खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां क्यों आया है। उसने पूछा कि क्या वह कुछ मिनटों के लिए अंदर आ सकता है और कहा कि उसे उससे बात करनी है। हैरान होकर नैनाह ने आने का कारण पूछा, लेकिन उसने जोर दिया कि उसे कुछ जरूरी कहना है। तेज बारिश को देखते हुए वह हिचकिच, लेकिन आखिरकार उसने उसे अंदर आने दिया। जैसे ही वह अंदर आया नैनाह ने पूछा कि वह इतनी आंधी तूफान जैसी बारिश में वहां क्यों आया और उसे कैसे पता चला कि वह वहीं रहती है। तभी कैल्ब ने आने की वजह बताई। नैनाह के चाचा ने एडवेंटिस्ट चर्च ऑफ द मिलेनियम के साथ धोखाधड़ी की थी। यह सुनकर वह पूरी तरह सन्न रह गई।
वह तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाई, बस इतना पूछ सकी कि क्या उसने सही समझा है। कैल्ब ने बताया कि उसने सुना था कि उसी आदमी ने उसके परिवार को भी ठगा था, चर्च को भी नुकसान हुआ था और उसके पिता बुरी तरह परेशान थे और हालात को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। घबराहट में नेनाह ने बातों के इस सैलाब को रोकने की कोशिश की क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। नेनाह यह पक्का करना चाहती थी कि उसके चाचा ने सच में एडवेंटिस्ट चर्च ऑफ द मिलेनियम से निर्माण की फीस ली थी। कैल्ब ने बिना झिझक हाँ में जवाब दिया। उसने पूछा कि क्या वह उसी विशाल चर्च की इमारत की बात कर रहा है, और उसने फिर से पुष्टि की। आंसुओं में डूबी नेनाह यह जानना चाहती थी कि रकम कितनी थी, और कैल्ब ने जवाब दिया कि वह रकम लगभग 100 बिलियन थी। वह रकम सुनकर नेनाह पूरी तरह सन्न रह गई, और इस खुलासे के बावजूद कैल्ब ने उसे ढांढस देने की कोशिश की और कहा कि चर्च के सदस्य ठगों को पकड़ने और खोया हुआ पैसा वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उसने बताया कि जब तक कुछ शर्तों का पालन किया जाएगा, तब तक उसके परिवार को इस मामले में शामिल नहीं किया जाएगा। नेनाह ने उसकी ओर देखा और पूछा कि वे शर्तें क्या हैं। तभी उसने वहां आने की असली वजह बताई। उसने कुछ समय के लिए उस घर में रहने की इजाजत मांगी। नेनाह ने कहा कि यह बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और उससे तुरंत चले जाने को कहा, लेकिन वह अड़ा रहा और बोला कि अगर उसने उसे बाहर निकाल दिया तो उसके चाचा को पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। यह सुनकर नेनाह गुस्से में आ गई और बोली कि उसका परिवार किसी पंथ पर निर्भर हुए बिना खुद ही उसे ढूंढ सकता है। इसके बावजूद वह शांत रहा और बोला कि उसे उस पर इतना शक करने की जरूरत नहीं है। उस पल वे दोनों एक ही तरफ थे क्योंकि उनका मकसद एक ही था, उस आदमी को ढूंढना जिसने धोखा दिया था। नैना कुछ सेकंड तक चुप रही। वह किसी ऐसे इंसान से जुड़ना नहीं चाहती थी जिसका संबंध किसी पंथ से हो, क्योंकि यह उसे असहज करता था। उसने खुद को शांत करने और तर्क से सोचने की कोशिश की। अगर उसे मदद चाहिए तो वह मदद करेगी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे खास तौर पर वहीं क्यों रुकना है। खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए उसने सुना कि कैल्ब कह रहा था कि इन सब के पीछे एक वजह है और वह जल्द ही सब समझ जाएगी। नेनाह ने झुंझलाकर जवाब दिया कि वह कुछ भी नहीं जानना चाहती, उसे कोई परवाह नहीं है और उसे चले जाना चाहिए। लेकिन कैल्ब ने दरवाजा बंद करने से रोक दिया और ऊंची आवाज में उसका नाम लेकर पुकारा। यह सुनकर वह चौंक गई और जमसी गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह उसका नाम जानता है। कैल्ब पास आया और उसके कंधों को पकड़कर बोला कि वह इस सब पर सोच समझकर विचार करे। नेनाह ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पूछा कि वह उसे कहाँ छू रहा है। उसने जवाब दिया कि यह एडवेंटिस्ट चर्च ऑफ द मिलेनियम की इच्छा है और यह सिर्फ एक अनुरोध नहीं है। घबराकर नेनाह ने पूछा कि क्या यह धमकी है। कैल्ब ने पुष्टि की और कहा कि अगर उसने उसे बाहर निकाला तो उसे बाद में पछताना पड़ेगा। नेनाह ने महसूस किया कि उसका चेहरा बहुत पास है और वह चिल्लाई कि वह दूर हटे क्योंकि वह समझ चुकी है। मन से न चाहते हुए भी उसे हल्का सा डर लगा जब उसने धमकी शब्द सुना। गहरी सांस लेने के बाद उसने उससे कहा कि वह गलत नतीजों पर न पहुंचे और उसकी बात ध्यान से सुने। उसने कहा कि वह उस रात वहां सो सकता है क्योंकि काफी देर हो चुकी है और बारिश बहुत तेज है। उसने माना कि उसे बाहर निकालने में बुरा लग रहा है क्योंकि उसके चाचा ने उसके परिवार को भी ठगा था, लेकिन वह सिर्फ एक रात ही रुकेगा। हालांकि उसने साफ कर दिया कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह एडवेंटिस्ट चर्च ऑफ द मिलेनियम से जुड़ जाएगी। कैल्ब ने बस सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद उसने थकी हुई सांस ली और हार मानते हुए कहा कि दूसरी मंजिल पर एक खाली कमरा है और फिलहाल वह वहीं रह सकता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने तय किया कि कम से कम उस रात के लिए वह उस लड़के को वहां सोने देगी। जब उसने फिर से उसका नाम लेकर पुकारा तो वह चौंक गई और पूछा कि वह क्या चाहता है। कैल्ब ने दिल से उसका धन्यवाद किया और कहा कि वह उसके बारे में गलत सोच रहा था और उसने महसूस किया कि वह अपने चाचा जैसी बिल्कुल नहीं है। एक पल के लिए नैना कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन फिर तुरंत बोली कि यह तो जाहिर है।
उस दिन कैब को वहां रुकने देने का फैसला उसने यूं ही नहीं किया। उस दिन कैब को वहां रुकने देना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। अगली सुबह दिन शांत तरीके से शुरू हुआ। नैना नींद में उठी और जम्हाई लेते हुए अंगड़ाई ली। नीचे जाकर उसने देखा कि कैब पहले से जागा हुआ था और किचन में बैठा था। उसने शांत स्वर में उसे गुड मॉर्निंग कहा। जब नैना अभी पूरी तरह से होश में भी नहीं आई थी तभी उसे एहसास हुआ कि एक अजीब और अनचाहा मेहमान उसकी ही घर में रात गुजार चुका है। ऐसा इंसान जो कुछ घंटे पहले तक लगभग अजनबी था। वह जानती थी कि उसका नाम कैब है। वह एक धार्मिक नेता का बेटा है और उसके परिवार को उसके चाचा ने 100 बिलियन की ठगी में फंसा दिया था। सिर्फ एक सूटकेस लेकर घर छोड़ने के बाद अब वह यहीं रह रहा था, यह कहते हुए कि उसे ठग को ढूंढना है। और किसी तरह उसने नैना को यह मानने पर मजबूर भी कर दिया था। सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए नैना ने उससे पूछा कि क्या उसने अपना सामान पैक कर लिया है। उसने जवाब दिया कि वह स्कूल के बाद करेगा। यह सुनकर नैना चौंक गई क्योंकि उसे याद था कि उसे उसी सुबह जाना था। कैब ने समझाया कि वह बाद में लौटकर सूटकेस ले जाएगा। आखिरकार नैना ने यह मान लिया और कहा कि ठीक है, जब तक यह सिर्फ अस्थायी है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वह एक साधारण सा सैंडविच खा रहा था जो किसी कन्वीनियंस स्टोर से लिया गया था, लेकिन उसने शांति से कहा कि उसके लिए यही काफी है। नैना ने उसे डांटने की कोशिश की और कहा कि जीने के लिए अच्छा खाना जरूरी होता है। उसने शांत स्वर में जवाब दिया कि वह सालों से ऐसा ही खाता आया है और उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। जब वह घर से निकला तो नैना और भी उलझन में पड़ गई क्योंकि वह उस लड़के के व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। खाना बनाते हुए उसे याद आया कि उसके पिता के पास एक पूरी इमारत है और फिर भी इतना अमीर इंसान नाश्ते में सिर्फ एक साधारण सैंडविच से संतुष्ट है। यह उसे अजीब लगा। बाद में स्कूल में छात्रों के बीच कैब को लेकर बातें शुरू हो गईं। एक सहपाठी ने कहा कि पिछली रात बहुत बारिश हुई थी, लेकिन कैब बिल्कुल ठीक लग रहा था, जैसे उसने रात किसी सूखी और आरामदायक जगह पर बिताई हो। किसी और ने जोड़ा कि वह ऐसा छात्र लगता है जिसे किसी चीज का डर नहीं है और इसी वजह से वह आम इंसान नहीं है। सहपाठी सोचने लगे कि कैब कहाँ सोया होगा और क्या स्कूल के किसी व्यक्ति ने उसे शरण दी होगी, जबकि नैना ने उदासीन होने का नाटक किया और बस सुनती रही। जब एक सहपाठी ने सीधे उससे पूछ लिया कि क्या उसके यहाँ कोई मेहमान आया था तो नैना चौंक गई और जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देते हुए पूछा कि वे उससे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। खुद को संभालते हुए उसने बुदबुदाकर कहा कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी उसने अंदाजा लगाया कि शायद वह एडवेंटिस्ट चर्च ऑफ द मिलेनियम के किसी व्यक्ति के यहाँ रुका होगा। बात बदलने के लिए नैना ने पूछा कि क्या वह चर्च सच में इतना ताकतवर है। दोस्त ने पुष्टि की और कहा कि अगर वे चाहें तो किसी का बिजनेस भी बर्बाद कर सकते हैं, जैसे कि उसके परिवार का कैफे। इसके बाद उस सहपाठी ने कैब के बचपन की एक पुरानी कहानी सुनाई। जब वह अभी प्राइमरी स्कूल में था, कुछ लड़के उसे बिना वजह तंग करते थे क्योंकि वे उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन लड़कों के परिवारों के बिजनेस रहस्यमय तरीके से बर्बाद होने लगे। कहानी सुनाने वाली लड़की ने कहा कि किसी को पक्का नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन यह साफ था कि इसमें कैब के पिता का हाथ जरूर रहा होगा। यह सुनकर नैना गुस्से में आ गई और बोली कि भले ही वह आदमी अपने बेटे की रक्षा करता हो, लेकिन उसे लोगों की रोजी रोटी ऐसे बर्बाद नहीं करनी चाहिए और उसमें कम से कम थोड़ी समझ होनी चाहिए। लेकिन जब उसने इस बारे में और सोचा तो उसके मन में यह सवाल आया कि अगर उसने सच में पिछली रात कैब को घर से निकाल दिया होता तो क्या होता। उसने कल्पना की कि कहीं उसके परिवार का कैफे अगला निशाना न बन जाता और इसी डर से उसने फिलहाल उसे घर से भेजने का फैसला टाल दिया। बाद में कैब सूटकेस लेने वापस आया और पूछा कि क्या वह आगे भी वहां रह सकता है। नैना ने जवाब दिया कि वह दूसरी मंजिल वाले कमरे में रह सकता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। उसने पूछा कि उसने अपना मन क्यों बदला और नैना ने कहा कि क्योंकि अब वे एक ही टीम का हिस्सा हैं
असल वजह यह थी कि वह उसके पिता से डरती थी। खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए उसने खुद से कहा कि वह इन सब पर विश्वास नहीं करती, न किसी पंथ पर, न शैतान पर, न राक्षसों पर, और न ही दुनिया के अंत पर। कैल्ब बार बार खांस रहा था और नेनाह ने पूछा कि क्या उसे कुछ हुआ है। नेनाह ने पूछा कि क्या उसे पिछली रात की बारिश की वजह से सर्दी लग गई है, और जांचने का फैसला किया। उसने कहने की कोशिश की कि कुछ नहीं है, लेकिन खांसी ने उसकी बात काट दी और उसकी कमजोरी छिप नहीं पाई। नेनाह ने कहा कि जब वह यहाँ रह रहा है तो बीमार नहीं पड़ सकता, और अगर उसने लक्षणों को नजरअंदाज किया तो हालत और बिगड़ जाएगी। फिर उसने जिद की कि वह कपड़े बदले और पजामा पहन ले। विरोध करने का मौका मिले बिना ही उसे लगभग उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया गया। थोड़ी देर बाद उसने उसे एक कटोरा दलिया खिलाया और थर्मल कंबल से ढक दिया ताकि गर्मी से पसीना आए और वह जल्दी ठीक हो जाए। कंबल ठीक करते हुए नेनाह ने समझाया कि यह सर्दी ठीक करने का आम तरीका है, कम से कम उसके परिवार में। उसने पूछा कि क्या यह कोई घरेलू नुस्खा है। उसने जवाब दिया कि नहीं, यह बस एक आसान और असरदार तरीका है। जब उसने पूछा कि वह बीमार होने पर क्या करता है, तो कैल्ब ने कहा कि जब तक हालत इतनी गंभीर न हो कि अस्पताल जाना पड़े, वह बस प्रार्थना करता है जब तक वह ठीक न हो जाए। नेनाह चुप रही और उलझन में थी कि क्या वह सच बोल रहा है। कैल्ब का मानना था कि वह इसलिए बीमार पड़ा क्योंकि उसका विश्वास कमजोर था और सर्दी उसके शरीर में घुस गई और उसे जंगी की तरह जकड़ लिया, जो चीनी परंपरा की एक शापित आत्मा है। नेनाह चुपचाप देखती रही और समझ नहीं पा रही थी कि यह बुखार की वजह से उसका भ्रम है या कुछ और। थोड़ी देर बाद उसने सामान्य तौर पर पूछा कि क्या और दलिया है। नेनाह ने कहा कि वह और खाना लाएगी और उसे लेटे रहने को कहा, और बनाने से पहले उसने पूछा कि क्या उसके पिता की तरफ से उसके चाचा के ठिकाने को लेकर कोई खबर है और क्या खोज में कोई प्रगति हुई है। लेकिन कैल्ब ने कहा कि उसके सिर में दर्द है और वह अभी बात नहीं कर पाएगा। नेनाह ने परेशान होकर सांस ली, लेकिन यह सोचकर बात को टाल दिया कि वह अभी भी बीमार है। बाद में उसके पास चुपचाप पड़ते हुए उसने पूछा कि क्या उसे उसके माथे पर रखे गीले कपड़े को बदलने की जरूरत है। उसने कहा कि जरूरत नहीं है, और नेनाह ने महसूस किया कि उसकी आवाज पहले से बेहतर लग रही थी। उसे आराम करते हुए देखते समय कैल्ब बिल्कुल एक आम लड़के जैसा लग रहा था। यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह किसी पंथ से जुड़ा है, जैसा लोग कहते थे। एक पल के लिए उनकी नजरें मिलीं और बिना किसी वजह के उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने नजरें फेरने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाकर वह लगभग अपने हाथ में पकड़ी चीज गिरा बैठी। कैल्ब हल्के से हंसा और पूछा कि वह क्या कर रही है। शर्मिंदा होकर नेनाह ने झुंझलाकर कहा कि वह चुप रहे। नेनाह समझना चाहती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है और वह उसके लिए इस तरह फिक्र क्यों कर रही है, जबकि वह जानती थी कि वह एक संदिग्ध पंथ से जुड़ा हुआ है। और क्या उसमें कुछ गलत है? शायद वह सिर्फ उसके रूप की वजह से ढीली पड़ रही थी, जो बीमार होने पर ज्यादा मासूम और बेखतरनाक लग रहा था। खुद को संभालने का निश्चय करते हुए उसने मन ही मन खुद को डांटा और कहा कि उसे ध्यान लगाना चाहिए। उसका परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है और यह बेकार की बातों में उलझने का समय नहीं है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने नेनाह से कहा कि वह थोड़ी देर रुक जाए क्योंकि वह निजी तौर पर बात करना चाहती हैं। नेनाह को एक अनपेक्षित खबर मिली। टीचर ने बताया कि उन्होंने उसके माता पिता से बात की है और उनकी मांग पर उसकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। उलझन में नेनाह ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, और उसे बताया गया कि अगले दिन से वह प्रेप स्कूल में पढ़ाई जारी नहीं रख पाएगी। यह सुनकर वह सन्न रह गई और उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके माता पिता ने बिना उसे बताए ऐसा फैसला कर लिया था और उसके दिमाग में बस यही था कि यह सही नहीं है। थोड़ी देर बाद बस में बैठी हुई उसे टीचर की बातें फिर याद आईं। उस महिला ने कहा था कि उसे उसके माता पिता से खबर मिली है और परिवार की आर्थिक परेशानियों के बारे में पता चला है। उसने यह भी कहा था कि प्रेप स्कूल की फीस काफी ज्यादा है और सेमेस्टर अभी शुरू ही हुआ है।
उसका मानना था कि नेना सिर्फ रेगुलर स्कूल की क्लासेस से भी अच्छा कर सकती है क्योंकि वे ज्यादा मुश्किल नहीं हैं। हालांकि नेनाह भी मानती थी कि क्लासेस अकेले फॉलो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ किताबें और ऑनलाइन क्लासेस परीक्षा के लिए जरूरी स्तर तक पहुंचने के लिए काफी नहीं होंगी। नेनाह ने सोचा कि उसके माता पिता और टीचर को कम से कम उससे बात तो करनी चाहिए थी। कम से कम इतना तो करना चाहिए था कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उससे बात की जाती। घर लौटते समय नेनाह ने सोचा कि उसे कोई न कोई हल निकालना ही होगा क्योंकि न तो आर्थिक परेशानियां और न ही उसके माता पिता के फैसले उसके भविष्य में रुकावट बन सकते थे। उस रात जब वह घर पहुंची तो उसे अजीब लगा कि सारी लाइटें बंद थीं। उसने सोचा कि शायद कैल्ब अभी तक वापस नहीं आया है और वह सावधानी से गेट की तरफ बढ़ी, यह देखते हुए कि माहौल कुछ ज्यादा ही अंधेरा है। एक पल के लिए उसने महसूस किया कि शायद वह उसकी मौजूदगी की आदी हो चुकी है और यह एहसास उसे अकेला सा महसूस कराने लगा। यह सोचकर कि शायद वह किसी रहस्यमय इंसान को मिस करने लगी है और यह उसे खुद अजीब लगा। जैसे ही उसने लाइट जलाई उसे किचन से कैब की आवाज सुनाई दी जो कह रहा था कि वह आखिरकार लौट आई है। यह सुनकर नेनाह डर के मारे चिल्ला पड़ी और बोली कि उसे लगा था कि वह अभी घर पर नहीं है। कैब ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और पूछा कि वह इतनी घबराई क्यों हुई। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए नेनाह ने देखा कि वह एक पीली रंग की किताब में डूबा हुआ था जो नोट्स से भरी हुई थी। वह हैरान रह गई कि वह कितनी तेजी से पन्ने पलट रहा था और बोली कि यह वाकई हैरान करने वाला है कि वह इतनी आसानी से सवाल हल कर लेता है। कैब ने जवाब दिया कि इसमें कोई रहस्य नहीं है और वह अकेले ही पढ़ाई करता है, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस और स्कूल की पढ़ाई से बिना किसी प्रेप स्कूल में गए। नैना कुछ पल चुप रही, यह याद करते हुए कि कैल्ब स्कूल के टॉप 5 छात्रों में से एक है और शायद उसका भविष्य काफी उज्जवल है। जिस आसानी से वह सवाल हल कर रहा था, उसी दिन नेनाह को प्रेप स्कूल से निकाल दिया गया था और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब कैल्ब ने कहा कि अगर उसे आपत्ति न हो तो वह उसे पढ़ा सकता है, तो नेनाह ने चमकती आंखों से उसकी ओर देखा। थोड़ी देर बाद दोनों टेबल पर साथ साथ बैठे थे, चारों ओर किताबें और नोट्स फैले हुए थे। कैल्ब ने एक पन्ने की ओर इशारा किया और बताया कि वे सवाल नंबर 12 को रिवाइज करेंगे। कुछ जवाबों में अंतर देखकर नेनाह ने उलझन में कारण पूछा। कैल्ब ने तर्क के साथ और विस्तार से समझाना शुरू किया और सहजता से समीकरण हल कर दिया। इसके बाद उसने कहा कि वह थोड़ा पास आकर बैठे ताकि गणना अच्छे से देख सके। समझाते समय नेनाह को यह उम्मीद नहीं थी कि कैल्ब ऐसा इंसान होगा जो धैर्यवान हो, सिखाने के लिए तैयार हो और बिना चिड़चिड़े हुए शांति से समझाए। उसे याद आया कि स्कूल और प्रेप स्कूल में टीचर्स कितनी जल्दी उससे झुंझला जाते थे और वह मन ही मन आभारी हुई कि कैल्ब वैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। धीरे धीरे वह उन अभ्यासों को समझने लगी जो पहले नामुमकिन लगते थे और यहाँ तक कि वह ऐसे सवाल भी हल करने लगी जिन्हें वह प्रेप स्कूल में भी नहीं कर पाई थी। खुशी से भरकर उसने अपनी नोटबुक उठाई और जोर से खुशी जताई। कैल्ब ने पूछा कि क्या अब भी कोई सवाल बचा है जिसे वह हल नहीं कर पाई, लेकिन नेनाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने सब पूरा कर लिया है और पूरे उत्साह से उसे धन्यवाद दिया। जब नेनाह खुशी मना रही थी तब कैल्ब ने कहा कि अगर वह चाहे तो वह आगे भी उसकी मदद कर सकता है क्योंकि इससे उसकी भी रिवीजन हो जाती है। नेनाह ने हल्के लाल चेहरे के साथ फिर से धन्यवाद कहा। एक पल के लिए वह उसे चुपचाप देखती रही और बिना महसूस किए उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक वह अपने ख्यालों से बाहर आई और इस एहसास से घबराकर सोचा कि वह लगभग कैल्ब से प्यार कर बैठी है। उसने खुद को संभालते हुए कहा कि यह बस एक पल का असर है और वह स्वभाव से ही आकर्षक होगा, ऐसा इंसान जो बिना कोशिश किए दूसरों को मोहित कर ले। इसके तुरंत बाद उसने खुद को समझाया कि उनके बीच का रिश्ता मगरमच्छ और उस चिड़िया जैसा है जो उसके दांत साफ करती है, जहां दोनों को फायदा होता है और वे बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जब तक उसके चाचा नहीं मिल जाते।
कुछ दिन बाद मॉक एग्जाम आखिरकार खत्म हो गया। जब उसके दोस्त खुशी मना रहे थे, ब्रेक के दौरान नैना अपने हाथ में पकड़े एग्जाम पेपर को लगातार घूरती रही और खामोशी में सोचती रही। इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बावजूद उसके नंबर उतने अच्छे नहीं आए जितनी उसे उम्मीद थी। शायद वह उतनी समझदार नहीं थी जितना वह खुद को समझती थी। तभी क्लास की एक लड़की ने उसे आवाज दी और कहा कि टेस्ट को साइड में रखकर बातचीत में शामिल हो। नैना ने माफी मांगते हुए पेपर टेबल पर रख दिया। उसी वक्त कैफे का वेटर वहां आया और उसे एक छोटा सा लिफाफा दिया, जिससे वह उलझन में पड़ गई। नैना ने सबकी जिज्ञासु नजरों के बीच नोट खोला और जोर से पढ़ा, जो असल में कैफे की तरफ से एक नोटिस था जिसमें ग्राहकों से लंबी और शोर भरी बातचीत से बचने को कहा गया था और यह भी लिखा था कि बैठने का समय सीमित है। सब लोग इस नोटिस पर शिकायत करने लगे और कहने लगे कि यह हद से ज्यादा है। आखिर सबने कुछ न कुछ ऑर्डर तो किया ही था। नई जगह के बारे में सोचते हुए नैना ने कहा कि अगर उसके परिवार का पुराना कैफे अभी भी खुला होता तो वे वहां जा सकते थे, लेकिन उसे एहसास भी नहीं हुआ। और तभी एक दोस्त ने सुझाव दे दिया कि वे उसके घर चल सकते हैं क्योंकि वह पास ही है। सारी लड़कियां उठने लगीं अपना सामान समेटते हुए और नैना से अपना ड्रिंक खत्म करने को कहने लगीं। नैना के घर की तरफ चलते हुए उसे ठंडा पसीना आने लगा क्योंकि वह बड़ी मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि कैल्ब शायद घर पर ही होगा। कोई और रास्ता न देखकर नैना ने अपना फोन निकाला और उसे चेतावनी देने का फैसला किया। मन ही मन दुआ करती रही कि वह फोन उठा ले। घर पर कैल्ब का फोन टेबल पर कंपन करने लगा जबकि वह लिविंग रूम में वैक्यूम क्लीनर चला रहा था। नैना मन ही मन उससे फोन उठाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन वह सफाई में ही व्यस्त रहा। कोई जवाब न मिलने पर वह घबरा गई और धीरे से बड़बड़ाने लगी कि उसे जल्दी फोन उठाना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। कुछ ही पलों बाद जब वे घर के सामने पहुंचे तो सहेलियों ने ऐलान कर दिया कि आज से यही इस ग्रुप की नई मीटिंग जगह होगी। नैना ने फिर से मैसेज भेजने की कोशिश की इस उम्मीद में कि कैल्ब चेतावनी देख लेगा, लेकिन सब बेकार गया। जैसे ही लड़कियां अंदर घुसी, कैल्ब ने पलटकर देखा और एक विनम्र आवाज में घुसपैठ के लिए माफी सुनी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक लड़की ने मजाक में कहा कि नैना अकेली रहती है और दूसरी ने कहा कि दरवाजा खुला हुआ था। जब एक दोस्त ने उसे बाहर जाते समय दरवाजा लॉक करना न भूलने की हिदायत दी तो नैना हकलाते हुए माफी मांगने लगी और बोली कि वह लॉक करना भूल गई थी। अंदर से वह बस यही सोच पा रही थी कि वे सब बर्बाद हो चुके हैं। कैल्ब घर पर था और इस हालात को ज्यादा देर तक छुपाना नामुमकिन था। कुछ सेकंड तक वह वहीं जमी की जमी खड़ी रही, जैसे उसके कदम जमीन से चिपक गए हों। नैना ने फैसला किया कि अब चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, जो भी होगा उसे उसका सामना करना ही पड़ेगा। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, मन ही मन दोहराती रही कि बाद में नतीजों से निपट लेगी। दोस्त उसकी घबराहट पर ध्यान दिए बिना जिज्ञासा से घर को देखने लगे। जगह साफ सुथरी और अच्छी तरह रखी हुई थी। नैना अब भी नर्वस थी और उसने उनसे कहा कि वे थोड़ी देर बाहर इंतजार करें क्योंकि उसे पहले कुछ चीजें ठीक करनी हैं। जैसे ही वह अकेली हुई, वह बदहवासी में पूरे घर में दौड़ने लगी और हर कमरे में कैल्ब के निशान ढूंढने लगी। वह लिविंग रूम से गुजरी, जल्दी से बाथरूम और बेडरूम की तरफ देखा और दुआ कर रही थी कि वह वहां न मिले। जल्दी जांच के बाद उसे समझ आया कि वह कहीं नजर नहीं आ रहा और शायद थोड़ी देर के लिए बाहर गया होगा। उसी पल एक दोस्त ने अंदर आने की इजाजत मांगी और नैना ने हाँ कह दिया। सहेलियां उत्साह से अंदर आईं और घर की तारीफ करने लगीं। कहने लगीं कि अकेले रहने वाले के लिए घर बहुत बड़ा है और सब कुछ बहुत साफ और सलीके से रखा हुआ है। जबकि दोस्त घर को देख रही थी, नैना चुपचाप इधर उधर नजर घुमा रही थी, इस उम्मीद में कि कैल्ब का कोई निशान नजर न आए। लेकिन उसका दिल लगभग रुक ही गया जब उसने टेबल पर उसका फोन देखा, वही फोन जिस पर वह कुछ मिनट पहले कॉल कर रही थी। उसने तुरंत कैल्ब का फोन उठा लिया और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो। नैना कुछ सेकंड तक बिल्कुल स्थिर रही और सोचने लगी कि अब क्या करे।
फिर उसने झुककर टेबल के नीचे देखने का फैसला किया ताकि यकीन हो सके कि कैल्ब वहां नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने नीचे झांका उसे अंधेरे में सिमटी हुई एक परछाई दिखी। वह वही था। झटका इतना जोरदार था कि वह तुरंत पीछे हट गई और फर्श पर बैठ गई और बिना आवाज के चीख निकल गई। अचानक एक दोस्त ने सुझाव दिया कि वे किचन टेबल पर जाकर एग्जाम के जवाब चेक करें। घबराहट में नैना ने चीखकर मना कर दिया और कहा कि कोई भी वहां न जाए। जल्दी से सोचते हुए उसने झूठ बना दिया कि उसकी एक अजीब आदत है और वह किचन टेबल को एक तरह का बिस्तर मानती है, इसलिए कोई उसे छुए नहीं। उसने यह भी कहा कि सड़क के कपड़ों में वहां लेटना सही नहीं है और अपने व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश की। दोस्त एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे, लेकिन आखिरकार बात मान ली और दूसरे कमरे में ही रुक गए। नैना फिर झुकी और कैल्ब से फुसफुसाकर बोली कि चुप रहे और कोई आवाज न करे। उसने सिर उठाया और धीमी आवाज में पूछा कि क्या हो रहा है। नैना ने समझाने की कोशिश की कि सब कुछ अचानक हो गया और उससे थोड़ी देर और छिपे रहने की विनती की, यह वादा करते हुए कि वह सब संभाल लेगी। थोड़ी देर बाद एक दोस्त ने उसे लिविंग रूम से आवाज दी। नैना जल्दी से खड़ी हुई और खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। जब वह वहां पहुंची तो तीनों उसे मुस्कान के साथ देखकर हैरान कर गईं। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वे उसे नाराज नहीं करना चाहती थीं और उसके लिए उसकी पसंदीदा कैंडी लाई हैं। नैना कुछ बोल नहीं पाई और उन्हें फ्रिज से ड्रिंक लाने की पेशकश की और वहीं रुकने को कहा। इस बीच कैल्ब धीरे से बड़बड़ाया कि उसे लगा था कि अब तक वह सबको भेज चुकी होगी, लेकिन नैना ने उसे नजरअंदाज कर दिया। समय बहुत धीरे बीत रहा था। मिनट गुजरते गए और दोस्त बैठी बातें करती रहीं और किताबें पलटती रहीं। उनके आने के 40 मिनट हो चुके थे और नैना सोचने लगी कि क्या वह अब भी वहां ठीक है। इतनी तंग जगह में फंसा हुआ उसके कद को देखते हुए वहां छिपे रहना बेहद असहज रहा होगा। कैल्ब पूरी तरह थक चुका था। समय खींचता जा रहा था और टेबल के नीचे सिमटे रहने की परेशानी अब बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी। किस्मत से दोस्त ध्यान भटकाए हुए थीं और फर्श पर बैठकर मॉक एग्जाम के जवाब देख रही थीं। नैना मन ही मन दुआ कर रही थी कि कोई भी खड़ा न हो। लेकिन तभी एक दोस्त उठी और सहजता से पूछा कि बाथरूम कहाँ है। नैना ने घबराहट छुपाते हुए बताया कि वहीं है। कदमों की आहट सुनते ही कैल्ब और ज्यादा सिमट गया। पसीना उसकी गर्दन से बहने लगा और वह मुश्किल से हिल पा रहा था। वह सोचने लगा कि उसे और कितनी देर यह सब सहना पड़ेगा और खुद से वादा किया कि जैसे ही यह सब खत्म होगा वह नैना से इसका बदला लेगा। अचानक टेबल पर पड़े फोन के वाइब्रेट होने की आवाज से सन्नाटा टूट गया। नैना ने धीरे से मुड़कर देखा तो स्क्रीन जल रही थी। वह कैल्ब का फोन था जो वहीं छूट गया था। वह धीरे से उसकी तरफ बढ़ी, तभी एक दोस्त ने पूछा कि वह फोन क्यों नहीं उठा रही और उसने जल्दी से कहा कि अनजान नंबर है और शांत दिखने की कोशिश की। घबराहट छुपाते हुए उसने कॉल काटने का फैसला किया, लेकिन उसकी बदकिस्मती से कुछ ही सेकंड बाद फोन फिर से बजने लगा और दोस्त उसकी तरफ देखने लगी। दोस्तों ने कहा कि इतना बार कॉल आ रहा है तो जरूर कुछ जरूरी होगा। नैना ने हाँ में सिर हिलाया और सोचा कि यह अजीब है क्योंकि किसी और का फोन उठाना सही नहीं है। फिर भी वह मान गई और खुद से बुदबुदाई कि ज्यादा कुछ नहीं होगा और थोड़ी देर के लिए कॉल उठाने से कोई नुकसान नहीं होगा। उसने फोन कान से लगाया और डरते हुए हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज बिजली की तरह गूंजी। एक भारी और धमकी भरी आवाज गालियां चिल्लाने लगी और पूछने लगी कि क्या वह मरना चाहती है। आवाज गुस्से से भरी हुई थी और किसी कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने का आरोप लगा रही थी और कह रही थी कि उसने धोखा देने की हिम्मत कैसे की। दूसरी तरफ किसी अनजान जगह पर एक आदमी खून के धब्बों से सना फोन पकड़े हुए था। वह आदमी चिल्ला रहा था और उसे बदतमीज कह रहा था और बोल रहा था कि अगर मरना नहीं चाहता था तो बेहतर तरीके से भाग जाना चाहिए था। घबराकर नैना ने सोचा कि यह सब क्या हो रहा है और उसके मुंह से दबाई हुई चीख निकल गई। उसने कल्पना की कि वह जरूर कोई गैंगस्टर होगा
डर के मारे उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस गलती है और किसी ने गलत नंबर मिला दिया होगा। लेकिन कॉल काटने से पहले वही आवाज फिर आई और इस बार कैब पर किसी सीक्रेट कंस्ट्रक्शन के बारे में जानने का आरोप लगाया। नेनाह ने फोन बंद करने के लिए बटन दबाया, लेकिन तभी टैकमैन नाम सुनकर वह रुक गई, जो उसके चाचा का नाम था। वह चौंक गई और पूछा कि वह आदमी कौन है और उसे उसके चाचा का नाम कैसे पता है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई, फिर आवाज आई कि बोलने वाला कौन है और कोई और कैब का फोन क्यों उठा रहा है। उस सख्त और कंट्रोल्ड आवाज को सुनकर नेनाह के दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया, क्या यह आदमी कैब का पिता हो सकता है। उसने नतीजा निकाला कि वही एडवेंटिस्ट चर्च ऑफ द मिलेनियम का लीडर होगा, और वह इस बात पर हैरान रह गई कि एक पादरी गुंडे की तरह कैसे बात कर सकता है। खुद को संभालते हुए उसने सुना कि आदमी कह रहा था कि उसे नहीं पता था कि कैब की कोई दोस्त भी है, और नेनाह ने घबराई हुई आवाज में हाँ कहा। फिर उसने आदमी को कहते सुना कि वह पहले बदतमीज था और बाद में फिर कैब को कॉल करेगा और उससे कहे कि फोन उठाए। नेनाह ने जल्दी से हाँ कहा और कॉल खत्म कर दी। इसके बाद नेनाह हाथ में फोन पकड़े चुपचाप खड़ी रही और सोचने लगी कि क्या कैब का पिता सच में अपने बेटे की चिंता नहीं करता। कैब तो घर से भाग आया था, फिर भी उस आदमी ने यह तक नहीं पूछा कि वह ठीक है या नहीं। तभी दोस्त फिर आए और बोले कि उन्हें नाइट कोर्स जाना है और ज्यादा देर रुकने के लिए माफी मांगते हुए जल्दी से अलविदा कहकर चले गए। दरवाजा बंद होते ही नेनाह को टेबल के नीचे से हलचल की आवाज सुनाई दी और उसे याद आया कि कैब अब भी वहीं है। नेनाह दौड़कर किचन में गई और पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने कहा कि वह बच जाएगा और शांति से पूछा कि क्या फोन पर जिससे उसने बात की वह उसका पिता था। थोड़ी देर बाद नेनाह सब्जियां काटते हुए अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करने लगी, जबकि कैब कुर्सी से टेक लगाकर आराम से किताब पढ़ रहा था। वह चिढ़कर बोली कि वह चाकू लेकर डरावनी शक्ल बनाकर उसके घर क्यों आया था। कैब ने सीधे कहा कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन नेनाह ने कहा कि वह यह नहीं जानना चाहती थी और उसे सच्चा जवाब चाहिए। उसे याद आया कि कैब ने कहा था कि वे एक टीम बनाएंगे और उसने पूछा कि क्या यह सब झूठ था। कैब ने सीधी नजरों से देखते हुए कहा कि उसने बस वही किया जो जिंदा रहने के लिए कर सकता था। नेनाह ने जवाब दिया कि वह घर वापस जा सकता था क्योंकि फोन पर उसका पिता बहुत गुस्से में लग रहा था और उसकी आवाज मजाक जैसी नहीं बल्कि खतरनाक थी। कैब ने कहा कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पिता को सारी ताकत उसके चाचा की तलाश में लगानी चाहिए और उनके पीछे जाने से उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। नेनाह ने माना कि यह बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी वह नहीं समझ पा रही थी कि इतनी गंभीर बात के सामने वह इतना शांत कैसे रह सकता है। उसे घूरते हुए नेनाह ने पूछा कि वह इतना रिलैक्स क्यों है, जबकि खुद कैब ने कहा था कि एक बहुत बड़ी रकम गायब हो गई है। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी बात की परवाह नहीं है, जैसे एडवेंटिस्ट चर्च ऑफ द मिलेनियम तबाह हो जाए तब भी उसे फर्क न पड़े। कैब ने तुरंत जवाब नहीं दिया और कुछ सेकंड चुप रहने के बाद बोला कि इस वक्त सबसे जरूरी चीज सुरक्षा है। जब उसने कहा कि अगर वह यहाँ रहे तब भी उसके पिता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नेनाह ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि इससे कुछ हल नहीं होता। उंगली उठाकर उसने उस पर आरोप लगाया कि वह बात टालने की कोशिश कर रहा है और उसके पिता फोन पर ऐसे बोल रहे थे जैसे कैब और उसका चाचा एक ही तरफ हों और उसे जानना है कि वह सच में किस तरफ है। आंखें सिकोड़कर उसने उसे धमकाया कि अगर उसने एक बार और झूठ बोला तो वह बिना हिचक उसे घर से बाहर निकाल देगी। कैब ने ठंडी नजरों से उसे देखा और पूछा कि वह ऐसा कैसे करेगी और क्या उसमें सच में उसे बाहर निकालने की ताकत है। वह जवाब दे पाती उससे पहले ही कैब ने आगे कदम बढ़ाया। कैब थोड़ा और पास झुका और उसी पल नेनाह का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि वे कितने करीब हैं और पास से उसका चेहरा और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था।
वह इतनी नर्वस हो गई कि रिफ्लेक्स में उसने आंखें बंद कर लीं। क्या होने वाला है यह न जानते हुए कैल्ब को हैरानी हुई और उसने पूछा कि उसने आंखें क्यों बंद कर ली हैं। नेनाह ने तुरंत आंखें खोलीं और शर्म से लाल हो गई, लेकिन कुछ कह पाती उससे पहले ही उसने उलझा हुआ सा चेहरा बनाया और पूछा कि क्या वह सच में उससे किस करने की उम्मीद कर रही थी। चौंक कर और शर्मिंदा होकर नेनाह चिल्लाई और उस पर गंदे इरादे रखने का आरोप लगाया। कैल्ब ने जवाब दिया कि वह बस उसे बाहर निकालने से रोकने की कोशिश कर रहा था और अपने शरीर से रास्ता रोक रहा था और उसने कुछ भी गलत नहीं सोचा था। दोनों बहस करने लगे और एक दूसरे को दोष देने लगे। आखिरकार नेनाह ने उसे पागल कहा और पास न आने को कहा। कैल्ब कमरे में भाग गया और कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि अभी क्या हुआ। अगली सुबह नेनाह पिछली रात की बात से अब भी परेशान होकर उठी और उसे यह भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह उससे पहले स्कूल चला गया था। उसने कसम खाई कि आज वह पूरी सच्चाई पता लगाएगी। क्लास में पहुंचने पर कैल्ब की सीट खाली थी, जिससे उसे और चिढ़ हो गई और वह जानना चाहती थी कि वह कहाँ है। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए तभी एक क्लासमेट ने उसे बुलाया और उत्साह से फोन पर कुछ दिखाया। वह स्कूल की बिल्ली चेनिन्हो के नाम से बना इंस्टाग्राम अकाउंट था। नेनाह ने पूछा यह अकाउंट किसने बनाया और जवाब मिला कि यह लेजिना ने बनाया है, जो बिल्लियों को खाना खिलाने और उनकी देखभाल करने वाली वही छात्रा है। सब उसकी तारीफ करने लगे और बोले कि वह कितनी समर्पित है। वह बिल्लियों को वैक्सीन लगवाने तक ले जाती है और ऐसा करके वह लगभग फरिश्ता है। नेनाह को उसका व्यवहार अच्छा लगा, लेकिन उसने देखा कि एक क्लासमेट तारीफ पूरी करने से पहले झिझक गई। उसने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस समझाना थोड़ा मुश्किल है। फिर धीरे से बोली कि बहुत कम लोग लेगा के साथ निभा पाते हैं और असल में वह मानती है कि वह एडवेंटिस्ट चर्च ऑफ द मिलेनियम की फॉलोअर है। घर लौटते समय मेट्रो बहुत भीड़भाड़ और शोर वाली थी। कुछ स्टूडेंट्स पिछली रात हुए बीटीएस कॉन्सर्ट की बातें कर रहे थे और कुछ लोग पूरी रात गेम प्ले रिकॉर्ड करने की बात कर रहे थे। आगे एक और ग्रुप किसी अजीब चीज की तरफ इशारा करके जोर जोर से हंस रहा था। एक क्लासमेट ने देखा तो लेगा ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी थी। वह पूरी तरह ध्यान में डूबी हुई थी, हाथ जोड़कर रोशनी की तरफ रखे हुए गहरी सांस ले रही थी। यह शरीर में आत्मा के प्रवाह को महसूस करने की एक हरकत थी। लेगा उसी मुद्रा में रही और धीरे धीरे सांस लेती रही जब तक एक दोस्त ने उससे पूछ नहीं लिया कि वह क्या कर रही है। उसने बताया कि यह हरकत नर्वस सिस्टम के खराब हिस्सों को ठीक करने और शरीर की कोशिकाओं को ठीक करने में मदद करती है। सामने वाला क्या कहे समझ नहीं पाया और बस यह कह दिया कि स्कूल की बिल्ली का खाना खत्म हो गया है। लेगा ने सामान्य तौर पर कहा कि वह आज और खरीदेगी, लेकिन ट्रेन से उतरने से पहले उसने अचानक नाटकीय ढंग से शरीर पीछे की ओर झुका दिया, जिससे बाकी यात्री डर गए। दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लेजिना पूरे जोश के साथ एक्सरसाइज करती रही और मन ही मन निर्देश दोहराती रही जैसे कोई मंत्र हो। उसी मेट्रो में नेनाह ने कैल्ब की शर्ट पकड़ ली और चेतावनी दी कि घर पहुंचते ही वह मुसीबत में होगा। शांत रहते हुए कैल्ब ने पूछा कि अगर कोई यह दृश्य देख ले और गलत सोच ले तो वह क्या करेगी। नेनाह ने कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह स्कूल का अकेला छात्र है जो उसके साथ वही ट्रेन लेता है। ठानकर उसने कहा कि वह उसके और उसके पिता के बीच क्या हुआ और उसके अचानक घर छोड़ने की असली वजह जरूर पता लगाएगी। घर लौटने से पहले कैल्ब एक जगह रुकना चाहता था और जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास आई उसने नेनाह से कसकर पकड़ने को कहा। कैल्ब मेट्रो से उतर गया, जिससे नेनाह का संतुलन बिगड़ते बिगड़ते बचा और वह बोली कि अभी एक स्टेशन और बाकी है, लेकिन कैल्ब बिना सुने आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद नेनाह खुद को एक सुपरमार्केट के सामने खड़ी पाती है और पूछती है कि वे अचानक वहां क्यों रुके। कैल्ब ने शांति से जवाब दिया कि उसका इरादा पहले से ही यही था। तो दोस्तों, आज के मानहवा रिकैप का यही एंड होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही धमाकेदार मानहवा रिकैप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में बताना नेक्स्ट किस मानहवा की रिकैप देखना चाहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप रीडिंग मानहवा।